हेलो एवरीवन, आज डेट है 3 अगस्त 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी को सर्च करके वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज मैप बेस्ड और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इक्वेटर के बारे में। इक्वेटर को जब आप व्यू करने की कोशिश करोगे तो इक्वेटर पूरे ग्लोब को, पूरे वर्ल्ड को दो पार्ट में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। जो इक्वेटर है उसको 0 डिग्री लैटिट्यूड के नाम से भी जाना जाता है। जब आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर को देखने की कोशिश करोगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज डोमिनेटेड बाय लैंड एंड सदर्न हेमिस्फीयर इज डोमिनेटेड बाय वाटर बॉडीज। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो पूरा जो वर्ल्ड है उसमें डोमिनेशन किसका है, लैंड का डोमिनेशन है या फिर वाटर का डोमिनेशन है? ये नीचे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो इक्वेटर लाइन है वो 3 कॉन्टिनेंट्स, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट्स, अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स एंड एशिया कॉन्टिनेंट से पास होती है एंड 3 वाटर बॉडीज, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन एंड इंडियन ओशन, 3 वाटर बॉडीज से पास होती है। इन 3 कॉन्टिनेंट्स में लगभग 13 कंट्रीज से ये इक्वेटर पास होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, एक एक कंट्री को हम देखेंगे, उसकी कैपिटल कहाँ सिचुएटेड है उसको हम व्यू करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इक्वेटर लाइन पैसिफिक ओशन से स्टार्ट होती है, यहाँ से पास होती है। इसके बाद में यहाँ पर सिचुएटेड है गैलापागोस आइलैंड्स। ये जो गैलापागोस आइलैंड्स हैं वो इक्वेटर जो कंट्री है उसी के पार्ट है, इक्वेटर जो कंट्री है उसी के पार्ट है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। इक्वेटर की जो कैपिटल है, इक्वेडोर की जो कैपिटल है वो है क्विटो, और क्विटो बिल्कुल यहाँ पर इक्वेटर के ऊपर सिचुएटेड है क्विटो, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब ये जो गैलापागोस आइलैंड है, चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। इस बुक की स्टडी उन्होंने, चार्ल्स डार्विन ने इन्हीं आइलैंड्स के ऊपर की थी। ये जो गैलापागोस आइलैंड है इनको 1978 में यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में इनको डिक्लेयर कर दिया था। नेक्स्ट साउथ अमेरिका कंट्री में, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कंट्री है कोलंबिया। कोलंबिया की जो कैपिटल है वो है बोगोटो और वो यहाँ पर नॉर्थ में सिचुएटेड है। नेक्स्ट कंट्री है ब्राज़ील। ब्राज़ील की जो कंट्री है वो है ब्रासीलिया और वो यहाँ पर साउथ में सिचुएटेड है इक्वेटर से। फिर उसके बाद में जो इक्वेटर है वो अटलांटिक ओशन से पास होती है। उसके बाद में जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वहाँ पर एंटर करती है। जब हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे एंटर करेंगे तो फर्स्ट कंट्री का नाम है गैबन। यहाँ पर फर्स्ट कंट्री है गैबन और उसकी कैपिटल है लिब्रेविले। लिब्रेविले यहाँ पर इक्वेटर के बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर सिचुएटेड है लिब्रेविले। नेक्स्ट कंट्री है कोंगो, ये है कोंगो और कोंगो की कैपिटल है ब्राज़ीविले, यहाँ पर साउथ में ब्राज़ीविले यहाँ सिचुएटेड है। नेक्स्ट कंट्री है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो और उसकी कैपिटल का नाम है किनशासा। यहाँ पर कोंगो की कैपिटल ब्राज़ीविले और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो की कैपिटल है किनशासा। दोनों बिल्कुल यहाँ पर पास में सिचुएटेड हैं एक दूसरे के। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि एक रिवर निकलती है कोंगो रिवर, जिसको जायर रिवर के नाम से भी जाना जाता है। वो एकमात्र ऐसी रिवर है, मेजर रिवर में अगर हम बात करें तो इक्वेटर को 2 बार वो पास करती है। जैसे कि हमारे राजस्थान में, इंडिया में जो राजस्थान स्टेट है वहाँ पर माही नदी है और जो माही नदी है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, आपको पता है 8 स्टेट से पास होती है जिसमें राजस्थान भी है। राजस्थान की सदर्न बॉर्डर को पास करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, और यहाँ पर एक माही नदी बहती है जो MP से उसका ओरिजिन है, वो राजस्थान में एंटर करती है, उसके बाद में राजस्थान से निकल करके गुजरात में एंटर करती है। इस तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है हमारे इंडिया में माही रिवर, और यहाँ पर जो कोंगो रिवर है वो इक्वेटर को 2 बार पास करती है। नेक्स्ट कंट्री का नाम है, यहाँ पर देखिए, युगांडा। ये कंट्री है युगांडा और इसकी जो कैपिटल है उसका नाम है कंपाला, और कंपाला बिल्कुल यहाँ पर इक्वेटर पर सिचुएटेड है। नेक्स्ट कंट्री है केन्या, ये है केन्या और इसकी कैपिटल है नैरोबी। नैरोबी यहाँ पर साउथ में सिचुएटेड है। और यहाँ पर है, ये है सोमालिया। सोमालिया जो है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एक पार्ट है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये देखो अफ्रीका का जो ये पार्ट है वो आपको ऐसे लगेगा जैसे किसी हॉर्न की तरह बड़ा हुआ है। तो इसमें ये वाले जो इथियोपिया, जिबूती और यहाँ पर सोमालिया, ये क्या बनाते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाते हैं। तो सोमालिया की जो कैपिटल का नाम है उनका नाम है मोगादिशु।
मोगादिशु, और वो यहाँ पर नॉर्थ में सिचुएटेड है। यहाँ पर देखो हमने ये देखा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये जो कंट्री है उसका नाम है युगांडा, और ये है तंजानिया, और ये है केन्या। यहाँ पर एक लेक है जिसका नाम है विक्टोरिया लेक। ये जो विक्टोरिया लेक है वो अफ्रीका में लार्जेस्ट लेक है। ये बिल्कुल मेजरली अगर हम बात करें तो युगांडा और तंजानिया के बीच में सिचुएटेड है, लेकिन यहाँ पर केन्या के साथ में भी अपनी बॉर्डर बनाती है। तो ये जो विक्टोरिया लेक है उसके बिल्कुल पास से जो इक्वेटर लाइन है वो पास होती है। इसके बाद में जो इक्वेटर लाइन है वो इंडियन ओशन में एंटर करती है, और यहाँ पर हमारे इंडिया के साउथ में मालदीव कंट्री है, उसके छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, तो यहाँ पर मालदीव से पास होती है। मालदीव की जो कैपिटल है वो माले, और वो उसके नॉर्थ में सिचुएटेड है इक्वेटर लाइन की। इसके बाद में इंडोनेशिया में एंटर करती है, और इंडोनेशिया एक आइलैंड कंट्री है। इंडोनेशिया का इस आइलैंड का नाम है सुमात्रा, और इस आइलैंड का नाम है जावा। जावा के बिल्कुल यहाँ पर इसकी कैपिटल, इंडोनेशिया कैपिटल जकार्ता सिचुएटेड है। जो सुमात्रा आइलैंड और जो जावा आइलैंड्स हैं उसके बीच में सुंडा स्ट्रेट है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। सुंडा स्ट्रेट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यहाँ पर इंडोनेशिया और ये यहाँ पर सिंगापुर है, इसके बीच में है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ मलक्का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। इसके बाद में इंडोनेशिया से पास होने के बाद में यहाँ पर है किरिबाती आइलैंड्स। किरिबाती आइलैंड्स, जो किरिबाती आइलैंड्स है उनकी कैपिटल है तरावा, और वो यहाँ पर नॉर्थ में सिचुएटेड है। तो ये हमने इक्वेटर लाइन के बारे में सारे बेसिक फैक्ट्स को देखा, आपको ध्यान में होना चाहिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात अगर हम बात करें तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो इक्वेटर लाइन पर सिचुएटेड है वो यहाँ पर इक्वेडोर में है। इक्वेडोर का ये वाला रीजन आपको पता है, यहाँ पर माउंटेन रेंज पाई जाती है। तो कौन सी माउंटेन रेंज है ये, इसका नाम आपको नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताना है, और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो भी आपको बतानी है। तो यहाँ पर इक्वेडोर में ये जो माउंटेन रेंज है इसमें हाईएस्ट पीक है। तो इक्वेटर में अगर आप बात करो कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट कहाँ सिचुएटेड है, तो इक्वेडोर में स्टेब्लिश है, और यहाँ पर ही इक्वेटर एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर बर्फ आइस पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब हम द हिंदू की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूज, सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया है IT एक्ट के सेक्शन 66A को लेकर के स्टेट से। सबसे पहले जो IT एक्ट है उसकी टाइमलाइन के बारे में हम देखेंगे। दिसंबर 2008 में ये जो IT एक्ट है इसको पार्लियामेंट के द्वारा पास कर दिया जाता है। अक्टूबर 2009 में ये जो एक्ट है वो फोर्स में आ जाता है, मतलब इसका यूज होने लग जाता है। नवंबर 2012 में एक श्रेया सिंगल जो एक लॉ स्टूडेंट थी, उन्होंने एक PIL फाइल की कि इस एक्ट का जो सेक्शन 66A है उसको कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज करने की कोशिश की। मार्च 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया सिंगल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2015 केस में इस सेक्शन 66A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। फरवरी 2019 की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया श्रेया सिंगल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में, उन्होंने सभी कोर्ट्स को इस जजमेंट को भेज दिया, और सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर्स हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, उन सभी को भी इस नोटिस को भेजा। भेजने का कारण ये था कि अब जो है सेक्शन 66A अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया है, इसके तहत जो भी केसेज हैं उनको जल्दी से जल्दी निपटारा किया जाए, और नेक्स्ट टाइम में इनके तहत कोई भी केस रजिस्टर्ड ना किया जाए। लेकिन प्रेजेंट टाइम में हम देखें 2 अगस्त 2021 के डाटा हैं, 1988 केसेज रजिस्टर्ड हैं इस एक्ट के तहत, जिसमें से 681 जो केसेज हैं वो इस जजमेंट से पहले के हैं, और 1307 जो केसेज हैं, मतलब 1307 जो केसेज हैं वो इस जजमेंट के बाद के हैं। प्रेजेंट टाइम में 799 केसेज ऐसे हैं जो अभी भी पेंडिंग है और एक्टिव मोड में है, मतलब उन पे चर्चाएं चल रही हैं, उन पे डिस्कशन चल रहा है। अब जजमेंट जब ये पास किया गया है, इसमें बोला गया कि इन 236 केसेज फाइल ऑफ विच 132 वर बिफोर 2005 एंड 104 आफ्टर। ओके, तो इस जजमेंट के बारे में देखो कितने साल हो गए। 2015 में 66A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन बाद में भी उसके तहत केस रजिस्टर्ड हो रहे हैं। इससे आपको क्या पता चल रहा है कि हमारी कंट्री के एक बॉडी से दूसरे बॉडी के जो रिलेशन है वो ज़्यादा सही नहीं है।
यही कारण होता है कि बहुत सारे केसेज को हमें सोल्व करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि अगर इंडिया की सभी ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे से कनेक्टेड हो तो जो भी हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहते हैं उनको और इजीली और अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट के इस जस्टिस को, इस डिसीजन को लेकर के सभी में अवेयरनेस होती तो ये प्रॉब्लम ही क्रिएट नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से PUCL के द्वारा पिटीशन डाली गई। एक NGO है पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज, उन्होंने बोला कि 66A जो है उसके तहत अभी भी केस रजिस्टर्ड हो रहे हैं। और ये जो पॉइंट जब सुप्रीम कोर्ट को पता चलता है तो उनको लगा कि तो डिस्ट्रेसिंग, शॉकिंग, टेरिबल पॉइंट है कि जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया उसके तहत अभी भी केसेस चल रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? जो है ही नहीं, जो लॉ है ही नहीं, उसके तहत तो अभी केसेज भी चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पुलिस फोर्स को कंट्रोल करती हैं और स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि कोर्ट का जो जजमेंट है उसका वायलेशन कैसे किया गया, उसका आंसर देने की जिम्मेदारी इनकी है। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को अवेयर करना चाहिए, सभी जगह अवेयरनेस फैलाने का काम करना चाहिए कि ये जो पॉइंट है अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसके तहत कोई भी केस दर्ज नहीं हो सकते। नेक्स्ट न्यूज भी आप अवेयरनेस को लेकर ही क्रिएट कर सकते हो। जो NGT है वो एक तरीके से नोएडा में जो कैनाल है, इरिगेशन कैनाल, उसमें ये कोशिश की जा रही थी कि अनट्रीटेड सीवेज को वहाँ पर ना डाला जाए, क्योंकि इसका फ्यूचर में बहुत गलत इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि इरिगेशन कैनाल में अगर आप अनट्रीटेड सीवेज डालते हो तो एक तरीके से हमारे जो लैंड है, हमारा जो फार्म लैंड है, वहाँ पर ये अनट्रीटेड सीवेज जाएगा, उसका गलत तरीके से वहाँ पर जब फूड उगाया जाएगा तो गलत तरीके से वो उस पर इफेक्ट करेगा, बहुत सारे जो पोल्यूशन लेवल है वो इंक्रीज होगा। तो इसको लेकर के डाला गया, इसको लेकर के आंसर दिया गया। लेकिन अब ये बोला गया, दोबारा से पिटीशन प्ली फाइल हुई है NGT में और इसमें बोला गया कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन लगाए गए थे उनमें फेलियर हुई है, मतलब अथॉरिटीज ने वर्क ही नहीं किया है। तो NGT ने ये बोला है कि देखो जो भी ऑफिसर्स है ना वो इसके लिए जिम्मेदार होने चाहिए, अकाउंटेबल होने चाहिए। क्योंकि जब NGT बेंच ने जब ये सारे आंसर दिए, ये बात बोली, नोएडा अथॉरिटी को उन्होंने बोला, तो नोएडा अथॉरिटी के जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, SCIAA उत्तर प्रदेश एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, ये सब कुछ, इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस, ये सारे जो हैं उनको इनकी जिम्मेदारी लेनी होगी कि किस तरीके से जब आपने लॉ निकाल दिया और बोल दिया कि अनसीवेज, जो अनट्रीटेड जो सीवेज है उसको आप भाई वहाँ मत डालो, लेकिन फिर उसके बाद में भी उसको डाला जा रहा है, इसकी वजह से पोल्यूशन लेवल इंक्रीज होगा, फिर बाद में उनको सही करने के लिए कमेटी बनती रहेंगी। ये मतलब क्या है? जो भी हमारे इनोसेंट सिटीजन्स हैं उनको इन सब का भुगतान करना पड़ता है। उनकी वजह से उनको जो है, उनकी जो पब्लिक हेल्थ है, उनका जो एनवायरनमेंट है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ही तो ये वर्क किया गया था। अब जब उनकी जो वॉइसेज हैं उनको दबा करके आप अपना काम कर रहे हो, अगर आप मनी का यूज़ करके सारा काम कर रहे हो, तो जो नोएडा अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, उनके जो भी ऑफिशियल्स हैं उनको डायरेक्शन देना चाहिए और जो भी जिन्होंने भी इसको वायलेशन किया है उनके खिलाफ केस होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज, हाई कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट को ये बोल दिया है कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 जो है उसको आप स्कूल और कॉलेज में इम्प्लीमेंट करो ताकि वहाँ के जो स्टूडेंट है उसको फ़ायदा उठा सके। दिल्ली हाई कोर्ट में ये बोला गया कि कोविड की वजह से वैसे ही लोगों में जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो स्कूल और कॉलेज में जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, सोशल वर्कर्स, काउंसलर्स, साइकेट्रिस्ट, इन सबको यहाँ पर आप प्रेजेंस करो ताकि स्टूडेंट्स को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो उसको ईजिली उसके साथ में मिल करके सोल्व कर पाएँ। नेक्स्ट न्यूज, राजस्थान स्टेट में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए काउंसिल बनाई गई है और ये जो टूरिज्म है ये वर्क करेगी मिल करके। इस काउंसिल में जो स्टेट गवर्नमेंट के स्पेशली टूरिज्म और हॉस्पिटलिटी सेक्टर्स के जो लोग हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। इसके अलावा और भी जो लोग हैं, ऑफिसर जो लोग हैं, वो इसमें मिल करके वर्क करेंगे कि टूरिज्म को किस तरीके से बढ़ाया जाए। नेक्स्ट न्यूज, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि कृष्णा रिवर के ऊपर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में डिस्प्यूट है, तो सुप्रीम कोर्ट मीडिएशन बनने के लिए तैयार है। वो कोशिश करेगा कि वाटर का जो शेयरिंग है वो पीपल को, दोनों को शेयर अच्छे से मिल पाए। ऐसा नहीं है क्योंकि आंध्र प्रदेश एक क्लेम करता है कि तेलंगाना
ने पानी को स्टोर किया है और स्टोर करने की वजह से जो आंध्र प्रदेश की जो पॉपुलेशन है उनको वाटर शेयरिंग में कम हिस्सा मिलेगा, जिसकी वजह से स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, देखो हमारा पार्लियामेंट का मानसून सेशन चल रहा है, वहाँ रेगुलर एक तरीके से विरोध कर रहे हैं जो अपोजिशन पार्टी के लोग हैं पिगेसेस को लेकर के, फार्म बिल्स को लेकर के, लेकिन उसी के बीच में हमारे यहाँ पर इंश्योरेंस एक्ट जो है उसमें अमेंड कर दिया जाता है और इस बिल को पास कर दिया जाता है। जो अपोजिशन लीडर्स है वो भी इसका विरोध करते हैं कि बिना किसी डिस्कशन के, बिना किसी डिबेट के जो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस एक्ट है उसको पास कर दिया गया। देखो ये जो बिल है इसको आप कनेक्ट कर सकते हो हमारे बजट स्पीच से। बजट में ये बोला गया था कि जो भी हमारे इंश्योरेंस सेक्टर हैं उनमें प्राइवेटाइजेशन लाया जाएगा। अब ये जो बिल है ना, इसमें ये बोला गया है कि जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनमें कुछ प्राइवेटाइजेशन लाया जाएगा, मतलब प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं स्टेट ओन जनरल इंश्योरेंस कंपनीज में प्राइवेट सेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा ताकि और अच्छा रिजल्ट मिल पाए। ओके, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो मोर देन 50% मतलब मैक्सिमम 51% इक्विटी कैपिटल इसमें रखेगी। इसके साथ बचा हुआ जो भाग है वो प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा ताकि जो इंश्योरेंस सेक्टर है वो और अच्छे से वर्क कर सके। ये जो बिल है वो सर्टेन अमेंडमेंट्स को कोशिश करता है एंड बिकम नेसेसरी टू प्रोवाइड फॉर ग्रेटर प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज, enhance the penetration of the insurance sector, provide social protection by securing the interests of the policy holders better and contribute to faster pace of the economic growth। बजट स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बोला था कि हम प्राइवेटाइजेशन एजेंडा जो है उसके ऊपर वर्क करेंगे। 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड 1 जनरल इंश्योरेंस कंपनी को हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेकर के जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, देखो चाइना और इंडिया के बीच में जो डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर चल रहा था, लेकिन इसमें बोला गया है कि अभी जो गोगरा पोस्ट है, हॉट स्प्रिंग है, इनके बीच में अभी कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं हो पाया है, कोई भी जो लाइन है वो डिसाइड नहीं हो पाई है। ऑस्ट्रेलिया के जो एक्स पीएम है वो इंडिया की विजिट पर आए हैं ताकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 2015 से कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट पर बातचीत चल रही थी, लेकिन 2015 से सस्पेंडेड अवस्था में है, कोई भी इसमें विजिबल प्रोग्रेस नहीं हो पाई। समय के साथ में दोनों ही कंट्रीज ने RCEP को ज्वाइन करने की कोशिश की, लेकिन बाद में ये जाना कि चाइना जो है वो अपना अल्टरनेट ढूंढ रहा है RCEP के तहत, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसमें 16 नेशंस हैं जिसमें आसियान के 10 कंट्रीज भी शामिल हैं। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को लगा कि चाइना का जो 1 रोड 1 बेल्ट, चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का अल्टरनेट इसको आप बोल सकते हो, और इसीलिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया अपने जो रिलेशंस हैं उनको अच्छा बेहतर करने के लिए वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज, अभी J&K में एक स्टेटमेंट आया और उसमें ये बोला कि जो भी व्यक्ति स्टोन पेल्टर्स हैं मतलब पत्थर फेंकबाज हैं और गवर्नमेंट को अगर उनके बारे में पता चलता है तो अगर उनको विदेश जाना है तो उनका जो भी वीज़ा है उसको क्लैरिफिकेशन करने में परेशानी आएगी। और इसके अलावा अगर वो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो J&K में ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि उन सबको पहले पुलिस से क्लियरेंस चाहिए। अगर पुलिस से क्लियरेंस है तभी वो गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन जो J&K की जो पार्टीज़ हैं उन्होंने इन सबको क्या किया है, डिनाइल किया है, इनका अपोज किया है कि ये गलत तरीका है। नेक्स्ट न्यूज, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को विदाउट ट्रायल गवर्नमेंट के द्वारा कुछ समय के लिए पब्लिक ऑर्डर को अगर आपको मेंटेन करना है और पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहे उसको बनाए रखने के लिए आप विदाउट ट्रायल किसी भी पर्सन को क्या कर सकते हो, बंद कर सकते हो, उनको कुछ समय के लिए रोक सकते हो, ऐसा स्टेट के पास पावर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है उसको आप जो नॉर्मल पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करने के लिए इसका यूज़ नहीं करोगे। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा तो आपने लोगों को बंद करना स्टार्ट कर दिया। प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो यूज़ है वो सिर्फ उस समय होना चाहिए जब आपको लगे कि हमारी जो कंट्री है उसके एक तरीके से उसकी इंटीग्रिटी को, उसकी सिक्योरिटी को हानि पहुँचने वाली है। नेक्स्ट न्यूज, देखो ईरान के नए प्रेसिडेंट हैं उनकी स्वेरिंग मतलब उनकी ओथ होने वाली है
और जो नई प्रेसिडेंट है इब्राहिम रेजी, उसमें हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ये आशा कर रहे हैं कि वो वहाँ पर जाएंगे, क्योंकि ईरान के साथ हम हमारे रिलेशन अच्छे चाहते हैं। स्पेशली चाबहार पोर्ट हम वहाँ पर डेवलप कर रहे हैं ताकि अफगानिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशिया तक हम अपनी पहुंच बना सके। तो इंडिया चाहता है कि ईरान के साथ रिलेशन अच्छे हों और ईरान हेल्प करे अफगानिस्तान में पीस एस्टेब्लिश करने में, तालिबान के साथ में अपने जो नेगोशिएशंस हैं, जो बातचीत करने में, क्योंकि ईरान के साथ रिलेशन अच्छे होंगे तभी हम सेंट्रल एशिया तक इजीली पहुंच पाएंगे। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, महाराष्ट्र में जीका वायरस का नए केसेज मिले हैं। तो जीका वायरस हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जीका वायरस की अगर हम बात करें तो मॉस्किटो बोर्न वायरस है। सबसे पहले 1947 में युगांडा में इसके बारे में मंकीज में पता चला था। उसके बाद में 1952 में युगांडा में ही ह्यूमंस में इसके बारे में पता चला। उसके बाद में यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया में भी ह्यूमंस में इसके ट्रेसेज मिले थे। इसको एडीज एजिप्टी जो मच्छर है, मॉस्किटो है, उसके द्वारा इसको ट्रांसमिट कराया जाता है। और डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर को जो फैलाते हैं वो ही सेम मॉस्किटो जीका वायरस को भी फैलाता है। अगर कोई मदर प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी के दौरान फीटस में भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के दौरान अगर ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया जा रहा है, ब्लड प्रोडक्ट्स को ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किया जा रहा है, तो भी जीका एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो सकता है। नेक्स्ट न्यूज, हमारे पीएम ने ई रूपी को लॉन्च किया है। ई रूपी क्या है? ई रूपी एक कैशलेस एंड कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट है फॉर डिजिटल पेमेंट। प्रेजेंट टाइम में आप क्या करते हो? आप डिजिटल पेमेंट करते हो, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया है? गवर्नमेंट एक वाउचर सिस्टम लेकर के आई है। मतलब जिस चीज़ के लिए ये जो ई रूपी है वो पर्सन स्पेसिफिक और पर्पज स्पेसिफिक, मतलब मान लो एजुकेशन के लिए आपको गवर्नमेंट ने कुछ स्कॉलरशिप दी, तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको वाउचर जारी करेगी। उस वाउचर को आप सिर्फ एजुकेशन में स्कॉलरशिप के लिए ही यूज़ कर पाओगे। इसमें क्या होता है, ना तो आपको नेट बैंकिंग की ज़रूरत होती, ना आपको इंटरनेट की ज़रूरत होती, ना किसी मोबाइल ऐप की ज़रूरत होती। इसमें आपके पास में जो भी बेनिफिशियरीज हैं उनमें एक एसएमएस के थ्रू या क्यूआर कोड आपके फ़ोन पर भेजा जाएगा। उस क्यूआर कोड या एसएमएस को आप ले जा करके जिस भी एरिया में जो भी पॉइंट्स हैं, सेंटर्स हैं जहाँ पर आपको ये सारे जो भी सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं, वहाँ पर जा कर के सिर्फ आपको वो एसएमएस दिखाना है और आपको जो भी बेनिफिट मिलेंगे गवर्नमेंट के द्वारा वो यूज़ हो जाएंगे। इसका यूज स्पेशली किया जाएगा वेलफेयर स्कीम्स में। गवर्नमेंट पैसा देती है, जैसे एलपीजी में सब्सिडी देने का काम करती है। अब उस सब्सिडी का यूज हो सकता है कि किसी अदर एरिया में जो हाउस होल्ड्स हैं वो उसका अदर एरिया में यूज़ कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट चाहती है कि जिस एरिया के लिए आपको सब्सिडी दी जा रही है उसी एरिया में आप इस सब्सिडी का यूज़ करो, इसीलिए ये वाउचर सिस्टम लाया गया है। ओके, ये जो ई रूपी है इसको नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा यूपीआई प्लेटफॉर्म पर इसको डेवलप किया गया है। इसके साथ में इसने डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का भी कोलैबोरेशन किया है। तो ये ई रूपी के बारे में हमने बेसिक फैक्ट्स देखे। नेक्स्ट न्यूज देखो, एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है और इस रिपोर्ट में ये बोला है कि फूड फोर्टिफिकेशन जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया था, ताकि फूड में मान लो चावल में कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो बाद में चावल में फोर्टिफिकेशन किया जाता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स आर्टिफिशियली तरीके से उसमें मिलाए जाते हैं और फिर उन फूड्स को सप्लाई किया जाता है पीडीएस सिस्टम के तहत, ताकि लोगों में एनीमिया को लेकर के या विटामिन्स की कमी है, मिनरल्स की कमी है, उन सबको कंप्लीट किया जा सके। लेकिन एक्सपर्ट्स ने बोला है कि जो आर्टिफिशियल तरीके से फूड फोर्टिफिकेशन किया जाता है वो एक तरीके से रिप्लेस कर देगा जो हमारे नेचुरल फूड है। मान लो एनीमिया की किसी में कमी है तो वो फूड फोर्टिफिकेशन के तहत जो फूड है उसी को यूज़ करेगा। इसमें एनीमिया की कमी तो दूर हो जाएगी, लेकिन और सारे जो डिजीज़ हैं वो बॉडी में दिखने लगेंगे। और नेचुरल तरीके से जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स इनको रिप्लेस कर देगा, क्योंकि उसको लगेगा कि अल्टरनेट है ना, फूड फोर्टिफाइड जो है, जो फूड फोर्टिफाइड है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो अल्टरनेट नहीं लेना है, जो भी मैंडेटरी नेचुरल फूड है उनको यूज़ कीजिए। अगर अवेलेबल नहीं है तब इसका यूज किया जा सकता है, लेकिन एक्सपर्ट्स ने बोला है कि ये जो चीज़ें हैं ना वो हमारे लाइवलीहुड्स के ऊपर, हेल्थ के ऊपर बहुत ही एडवर्स इफेक्ट डालने वाली हैं। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, फॉरेन पेज से है। हमारे इंडिया को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की 1 मंथ के लिए प्रेसिडेंसी मिली है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो हमारे इंडिया के मेंबर हैं
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में TS त्रिमूर्ति, उन्होंने बोला है कि J&K जो है वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, इसको इंडिया से कोई भी अलग नहीं कर सकता। ओके, नेक्स्ट न्यूज देखो, अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट है, उन्होंने बोला कि अफगानिस्तान जो है वो भयंकर क्राइसिस में है और जब वर्सन यहाँ पर सिचुएशन है उस समय यूएस यहाँ से बाहर निकल गया है। हालांकि जो यूएस है वो कोशिश कर रहा है कि अफगान से जो भी लोग बाहर जा रहे हैं किसी अदर कंट्री में अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, उन रिफ्यूजी प्रोग्राम्स को एक्सपेंड करने के लिए यूएस कोशिश कर रहा है, उन सारे सिटीजन्स को जो भी बेसिक नीड्स है वो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।